नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। हम लोग डेली रेलवे टेक्नीशियन में पूछे गए सभी प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। इस वीडियो में 20 दिसंबर का पूछा गया सभी प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 51वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या ये पूछा अभी, क्या क्रम पूछा था, क्यों? ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपका जिनका एग्जाम अभी होना है उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना जी हैं। ठीक है, अगर पूछे कि संजीव खन्ना से पहले, ठीक पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे DY चंद्रचूड़, है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। अगर पहला मुख्य न्यायाधीश पूछे भारत के तो वो थे हरिलाल जे कानिया थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है आपको। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल झिल्ली सीमित भाग है जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी तरह आपको दो प्रश्न और आता है, क्या मालूम? जैसे यहाँ कोशिका का पावर हाउस पूछा है, एक आएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, लाइसोसोम, है ना, तो लाइसोसोम यानी कि आत्महत्या की थैली। आत्महत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुसाइड। आप इस तरह से याद करना है ताकि आप कभी भूले नहीं। अगर भूल भी गए तो ऑप्शन देख के वहाँ तुरंत आपको लगेगा हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, देखिए आत्महत्या का आता है सुसाइड, तो उसमें क्या 200 आ रहा है ना, सुसाइड, तो लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, एक प्रश्न आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, या तो प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। राइबोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण पूछे या तो प्रोटीन का कारखाना तो राइबोसोम को, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और आत्महत्या की या तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, पौधों में जनन का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो पौधों में जनन का महत्वपूर्ण भाग होता है, देखिए पौधों में, पौधे के प्रजनन अंग के रूप में फूल में पुंकेसर, पुंकेसर जो नर फूल वाला भाग में होता है। ठीक है, ये भी अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि नर भाग में जो है प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो वो पुंकेसर होता है, और मादा में होता है, उसमें होता है क्या? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर या तो जननांग भी बोला जाता है। तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए, नर फूल नर भाग में, तो नर को बोलना है नर नहीं, पुरुष, है ना, पुरुष में पुंकेसर, पुरुष में पुंकेसर होता है, और मादा में क्या होता है? मादा में स्त्री केसर या तो जननांग होता है। ठीक, नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो वृद्धि हार्मोन की भूमिकाओं में हमारी ऊंचाई को प्रभावित करना और हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, यानी कि हाइट और हड्डी और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है, अगर कोई पिंड ए बिंदु ए से कुछ दूरी पर चलता है और फिर विपरीत दिशा में बिंदु ए पर वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो उसका विस्थापन शून्य होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ से अगर चला यहाँ तक, ठीक है, अब फिर ये वापस यहाँ मान के चलिए ए बिंदु है, तो ये यहाँ बी तक आया, अब फिर वापस ये ए तक आ गया, तो विस्थापन इसका शून्य होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, विस्थापन किसको बोलते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहता है। तो प्रारंभिक स्थिति ए था और इसका अंतिम स्थिति भी यहीं पर है, ए पर ही है, तो उसका दूरी क्या होगा? 0 है। ठीक है, तो ये 0 हो जाता है, इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किस में केंद्रित होता है? तो अधिकांश द्रव्यमान होता है नाभिक में, परमाणु के नाभिक में होता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रदरफोर्ड ने नाभिक का जो खोज में वो किसका प्रयोग किया था? तो सोने का पन्नी का प्रयोग किया था ये। नेक्स्ट है, अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं होगी? प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं होगी? तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? देखिए, आंतरिक कोण और बाहरी कोण, ये दोनों का योग होता है आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाहरी कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग हमेशा 180 होता है। तो आंतरिक कोण 165 दिया हुआ है यहाँ,
तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ x लिखते हैं, तो यहाँ पर 180, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 165 इसमें घटेगा तो कितना आएगा 15, यानी कि प्रत्येक अभी बाहरी कोण कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, और किसी भी बहुभुज में उसके कुल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कुल बाह्य कोणों का योग 360 है, और एक जो है भुजा का बाहरी कोण जो है, बाहरी कोण कितना आया 15 डिग्री, और टोटल कितना है होता है 360, तो 15 से इसमें भागा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विविभाजन में किस प्रकार के जीव किसी भी भाग से प्रजनन कर सकता है। तो द्विविभाजन में किस प्रकार के जीव तो किसी भी भाग से प्रजनन कर सकता है, तो वो है अमीबा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अमीबा। तो ऑप्शन में अमीबा था, तो आंसर क्या हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, द्विविभाजन और लैंगिक प्रजनन का एक तरीका है, इसमें एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बंट जाता है। जैसे अमीबा जैसे जीव कोशिका विभाजन के जरिए किसी भी तल से विभाजित हो सकते हैं। अमीबा में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और फिर अमीबा दो कोशिकाओं में बंट जाता है। इस तरह एक जनक से दो संतान पैदा होती है। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। द्विविभाजन या तो बाइनरी विखंडन के जरिए प्रजनन होने वाले कुछ जीव का उदाहरण याद रखना है ना, जैसे कि अमीबा जो कि ऑप्शन में था, आंसर हो गया था अमीबा। बैक्टीरिया भी है, लिस्मेनिया, आर्किया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ रहता है, तो ये कोशिका में ही रहता है ना, कोशिका में मौजूद रहता है, एक ट्यूब जैसी संरचना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे भी ये भी पूछ लिया जाए कि अंतःद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो अंतःद्रव्य जालिका सामग्री के अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिक संचार में मदद करता है। यह कोशिका का संचार तंत्र होता है। यह कोशिकाओं के बीच और कोशिकाओं के भीतर रसायनों का संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, हाल ही में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों दो संयुक्त पुरस्कार को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए, वे किसके द्वारा प्रदान किए गए। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था। वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है किस केरल स्कूल ने आइरिस इंडिया का पहला AI टीचर पेश किया है जो इंटेल प्रोसेसर से लैस है, तो यह है तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, फिर से समझिए, पूछा क्या किस केरल के किस स्कूल ने आइरिस इंडिया पहला AI टीचर पेश किया है जो इंटेल प्रोसेसर से लेस है, तो तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, अच्छा यहाँ आइरिस आया, आइरिस से एक क्वेश्चन बनता है क्या मालूम, कि आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस ही करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है निषेचन किस कारण होता है, तो निषेचन तब होता है जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं और उनके नाभिक जुड़ जाते हैं। निषेचन लैंगिक जनन की एक अहम घटना है। निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज एक नई एकल कोशिका होती है जिसमें मनुष्य को बनाने के लिए जरूरी सभी आनुवांशिक सामग्री होती है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, ये पूछा है। देखिए रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको आपको याद रखना चाहिए। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है 2023 का, तो मुंबई है। 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन के फाइनल में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराया था। अब विदर्भ का तीसरा बार जो है रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने का सपना चूर हो गया और मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सही क्रम, पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है, तो मुंह पहले पाचन का होता है, मुंह में ग्रसनी, फिर ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये रहे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो ये होगा शरीर में पाचन का सही क्रम क्या होता है, तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिस्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, हाल ही में अपने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए अदिति नामक एक जेन AI है ना, GEN AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किया गया है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए अदिति नामक एक GEN AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की शुरुआत की है। नेक्स्ट है
एक प्रिज्म का एक त्रिभुजाकार आधार होता है और आयताकार फलक एक प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण को क्या कहा जाता है? तो प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण या तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक जीवित पौधे की कोशिका परासरण के माध्यम से पानी खो देती है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, फिर समझिए, जब एक जीवित पौधे की कोशिका परासरण के माध्यम से पानी खो देती है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अब यहाँ कोशिका आई है, कोशिका अगर पूछ लिया जाए कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन जैसा तीन नाम है, एक रॉबर्ट हुक हो गया, एक रॉबर्ट ब्राउन हो गया जो कि कोशिका में केंद्रक की खोज किया, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और एक है रॉबर्ट कोच, तो उसने क्या किया था? तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक, तो ये याद रखना है। अच्छा, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन में था ट्रेकिड, है ना। ट्रेकिड जो है ये संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ट्रेकिड जो है संवहनी पौधों के जाइलम में एक लंबी और पतली लिग्निफाइड कोशिका होती है जाइलम में। ठीक है, जाइलम क्या है? तो पौधों में क्या होता है, जड़ से पत्तियों तक जो पानी जल का वहन करता है वो जाइलम कहलाता है ना। क्वेश्चन आएगा, जल का वहन कौन करता है? कौन सा उत्तक? तो जाइलम। ठीक है, याद कैसे रखना है? जल जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का करता है फ्लोएम। याद कैसे रखना है? फ्लोएम। तो भोजन को क्या बोलना है? फूड, है ना। फूड में भोजन होता है, तो फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम। जल का वहन करता है जाइलम और फूड फ्लोएम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, संयोजी उत्तक से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये आ गया था कि इनमें से कौन तरल संयोजी उत्तक है? ठीक है, तो तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त, है ना। रक्त क्या? एक तरल संयोजी उत्तक है, ये याद रखना है। रक्त क्या? एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का उदाहरण आपको याद रखना है। देखिए, संयोजी उत्तक शरीर के दूसरे उत्तकों को एक साथ बांधते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। जैसे वसा उत्तक, उपास्थि, स्नायु बंधन, हड्डी, रक्त और लसिका, ये सब संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। संयोजी उत्तक कौन कौन सा है? यहाँ देखिए, वसा उत्तक, उपास्थि, स्नायु बंधन, हड्डी, रक्त और लसिका संयोजी उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो यही हुआ जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो ये हो गया त्वरण का सूत्र हो गया। त्वरण का सूत्र ये हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन में जैसे त्वरण का एक सूत्र यहाँ से भी निकलता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, तो यहाँ से भी त्वरण आप निकाल सकते हैं, है ना। एम इधर आ जाएगा, यानी कि त्वरण बराबर क्या हो गया? बल बटा द्रव्यमान। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसे रहेगा उस तरह से आंसर हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा कैसे करता है? हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? तो ये मुकुलन द्वारा करता है। ठीक है, हाइड्रा किस प्रकार जो प्रजनन करता है, ये क्वेश्चन होगा, तो ये मुकुलन द्वारा करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से क्या गंधीय सूचक है? तो ये बेनिला क्या है? एक गंधीय सूचक है ना। बेनिला एक गंधीय सूचक है। रासायनिक सूचक वह पदार्थ होता है जो हमें संकेत देता है दिए गए विलयन का संगठन अम्लीय है या तो क्षारीय है। ठीक है, संकेतक नाम आमतौर पर अपने रंग या गंध को उस विलयन के पीएच में बदलाव के साथ परिवर्तित करके उसके साथ वे मिश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि डैश वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक यौगिक अभिकारक पदार्थों से पूर्णतया भिन्न उत्पादों के रूप में बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से कि केरल में किस जगह पर भूस्खलन हुआ था? तो केरल के वायनाड में ये भूस्खलन हुआ था। काफ़ी ये भयावह था। केरल के वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था, इसमें जो ये हुआ था 30 जुलाई 2024 को हुआ था, और इसमें 150 लोग मारे गए थे और 98 लोग लापता भी रहे थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिंड आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर घूम रहा है, टी समय में एक चक्कर पूरा करता है, इसका वेग क्या होगा? देखिए,
क्या बोला, आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार है, तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या बोला, आर है, ठीक है। आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार है, उस ट्रैक के चारों ओर कोई क्या है, पिंड एक घूम रहा है, मान के चलिए ये पिंड है, ये घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान के चलते यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये घूम रहा है, उसके बाद क्या बोला, एक चक्कर पूरा करता है, तो ये घूमते 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 यहाँ एक चक्कर यहाँ ए तक आ गया, फिर एक चक्कर पूरा किया, तो उसका पूछा बेग क्या होगा, तो बेग बराबर क्या होता है, बेग पूछा क्या होगा, ठीक है। तो बेग क्या बोलते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन, तो विस्थापन इसका क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है, तो विस्थापन हुआ कितना, यहाँ से यहाँ तक जो होता है, तो विस्थापन इसमें हुआ कितना, देखिए यहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहीं आ गया तो विस्थापन जीरो हुआ, है ना। बताए थे कि जब उसी बिंदु पर आ जाता है तो क्या होता है, विस्थापन जीरो हो जाता है। तो जैसे विस्थापन जीरो हुआ तो विस्थापन में परिवर्तन या टी, तो यह जीरो हो जाएगा टोटल, तो बेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है दोस्तों। 20 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का ये सारे क्वेश्चन जो है ये होता है समाप्त। अब कुछ क्वेश्चन आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपका आने की संभावना है वो आपको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ क्यों रिविजन करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे शास्त्रीय जो नृत्य है उससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, तो ये ध्यान रखना है। देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में कुल वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितना, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 है संगीत नाटक अकादमी द्वारा। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है, तो 9 है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने एक और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया कि इसको छऊ को, है ना, छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, ठीक है, वो बताएंगे आगे। तो अभी जो 8 शास्त्रीय नृत्य है पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कभी भी हो, हमेशा पूछा जाता है, ये सदाबहार क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको रट के रखना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम किस राज्य से है, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है, याद रखना। इसे भरत रिलेट करके याद रखेंगे, थोड़ा सा क्या याद रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होते। भरत तमिल है ना, तो से यहाँ रिलेट कर लेना, भरत तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। कथक है उत्तर भारत का, या उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दे तो चलता है, ठीक है। तो कथक हो गया उत्तर या पश्चिम मध्य भारत का, ठीक है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश भी ध्यान रखना है। कथक, आप देखिए इसी तरह है कथकली, कथक और कथकली, तो कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा ऐसे रिलेट करना है। तो ये कथक तो ये हो गया उत्तर भारत का, और कथकली जो है देखिए इसमें लो आ रहा है ना, कथकली केरल है ना, केरल में भी लो आ रहा है, तो कथकली केरल, कथकली केरल, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कथकली डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा, लो वाला केरल में, अब कथक उत्तर भारत हो जाएगा। अब देखिए 2 है केरल में, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ है, केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। नेक्स्ट आपका है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश का है। इसको याद ऐसे रख लेना कि कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, यानी कि कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश, हमेशा याद रहेगा आपको। जैसे कुचिपुड़ी आएगा दिमाग में तुरंत आ जाएगा कच्छ का पुड़िया आंध्रा में, यानी कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ओडिसी नाम से याद रहेगा, ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुर ये भी नाम से याद रहेगा, मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का है, ठीक है। सतरिया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, सतरिया असम का है। देखिए यहाँ ये 100 से रिलेट कर लेना है, असम है ना, सतरिया कहाँ का है, असम का, सतरिया असम का, सतरिया कहाँ का, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 8 याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर समझिए, भरतनाट्यम भरत तमिल, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम भी केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर का है, और सतरिया असम, सतरिया असम है ना, सौतरिया असम, ठीक है। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय के जो 6 नृत्य है उसके अनुसार 6 नृत्य को भी शामिल किया, तो यानी कि 9 शास्त्रीय नृत्य है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। 6 कहाँ का है, तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों का पारंपरिक नृत्य है। झारखंड में 6 सबसे लोकप्रिय है, यहाँ इसे सरहुल कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये सरहुल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, सरहुल कहाँ का त्यौहार है, तो ये झारखंड का, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अब कुछ करंट अफेयर के इसमें अम्ल और क्षार से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। देखिए अम्ल और क्षार से क्या याद रखना है, देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, और
ये दो चीज़ें हो गई, अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा। अब अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो सिर्फ एक आप याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक याद रखेंगे तो ये वाला ठीक उसका उल्टा है, जैसे कि अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। तो याद किसको रखना है आपको, सिर्फ एक याद रखिए, अम्ल वाला, ठीक है। कैसे याद रखना है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसको एक नाम याद रखिएगा, अपने मित्र का नाम अनिल, ठीक है, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बस एक याद रखना है, अनिल, अम्ल क्षार से जब भी आएगा तो अनिल एक नाम याद रखना है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जैसे ही अम्ल करेगा नीले से लाल, तो अपने आप क्षार क्या करेगा, लाल से नीला करेगा, ठीक है। तो अनिल आपको याद रखना है ना, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब रहता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, इसको याद रखना है। पानी में वाशिंग सोडा मिलाकर पानी की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है अस्थायी कठोरता पानी की कैसे दूर किया जाता है, तो वाशिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा मिलाकर पानी की अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। वो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं। अच्छा, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, याद रखना है। कठोर जल में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाया जाता है। और मृदु जल जो है इसमें सोडियम आयन पाए जाते हैं। मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। अब संभावित प्रश्न करंट अफेयर से आपको बताते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको याद रखना है ये, जैसे कि BSNL का अभी निदेशक कौन है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड का निदेशक कौन है, रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जे रवि, ये याद रखना है। और भारतीय विमानन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो विपिन कुमार, भारतीय विमानन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, विपिन कुमार है। ये सभी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ लेगा तो मिस्टेक हो जाएगा तो काफ़ी पछताइएगा, ठीक है। इसलिए याद रखना है, पूछे तो आराम से, है ना, इसको आराम से टिक कर देना है। तो भारतीय विमानन प्राधिकरण का अध्यक्ष विपिन कुमार हो गया। अब ICC का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह है ना, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। और भारत का मुख्य न्यायाधीश हो ही गया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना है ना, 51वां मुख्य न्यायाधीश है ये। और महान्यायवादी अभी कौन है, तो भारत का महान्यायवादी है, ये है R वेंकट रमनी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये वेंकट रमनी है। लेकिन सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये 16वां, ये कौन है, तुषार मेहता। देखिए ये अलग है, महान्यायवादी है R वेंकट रमनी और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये तुषार मेहता है, ठीक है। अच्छा, ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। राज्यसभा का सभापति भी पूछे कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, जो कि उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति अभी कौन है, जगदीप धनखड़ है। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, तो 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त से कभी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन चुनाव जो है आयुक्त इसमें से कौन नहीं है या तो कौन बने नए बने हैं, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो याद रखना है राजीव कुमार, लेकिन चुनाव आयुक्त जो है ये ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू है। और उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। नेक्स्ट है अभी CAG कौन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति 148 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है। तभी कौन है, CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है संजय मूर्ति है, 15वां है, ये याद रखना है, संजय मूर्ति है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष, ये तीनों याद रखना है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह है, 28वां है, ठीक है, अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वां है, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। वायुसेना अमरप्रीत सिंह, नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS कौन है भारत का, भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ना, भारत का CDS अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन है, तो वो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और पहली ये आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत का वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, TB सोमनाथन है। भारत का वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, TB सोमनाथन है। तो ये सारे
एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।